नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है। बने रहिए हमारे साथ। आरएसएस के मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के जिलाध्यक्ष हिसामुद्दीन व उपाध्यक्ष सुभाष बिन द्वारा मंगलवार को गांव का भ्रमण किया, जिसमें लोगों की समस्याओं को सुना। इस दौरान सरायमीर क्षेत्र के नंदाव स्थित लोगों के बीच रूबरू हुए और गरीबों व असहाय के बीच रहकर काम करने की बात कही। इस दौरान नंदाव पहुंचने पर लोगों ने स्वागत भी किया और अपनी समस्याएं भी बताई। बता दें कि हिसामुद्दीन सरायमीर थाना क्षेत्र के आसाढ़ा ग्राम के निवासी हैं और आरएसएस के मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के पूर्वांचल प्रभारी मोहम्मद अजरुद्दीन द्वारा नवनीत जिलाध्यक्ष बनाया गया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक वित्तविहीन शिक्षक महासभा के तत्वाधान में शिक्षक बचाओ आग्रह आंदोलन के तहत मंगलवार को डीआईओ कार्यालय पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जिलाध्यक्ष डॉक्टर सुधीर कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में मौन धरना देकर प्रदर्शन किया गया। इसके बाद वित्तविहीन विद्यालयों के शिक्षकों की समस्याओं का ज्ञापन जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा गया। मौन धरना समाप्ति के बाद शिक्षक विधायक उमेश द्विवेदी ने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण पिछले मार्च महीने से प्राथमिक से लेकर महाविद्यालय स्तर तक यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, एसई बोर्ड या विश्वविद्यालयों से संबंध सेल्फ फाइनेंस वित्तविहीन विद्यालय बंद होने के कारण छात्र में अभिभावक विद्यालय में फीस जमा नहीं कर रहे हैं, या लॉकडाउन के कारण उनका व्यवसाय भी बाधित होने के कारण आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण जमा नहीं कर पा रहे हैं। इससे इन विद्यालयों के शिक्षकों को मार्च अप्रैल माह से वेतन प्राप्त नहीं हो रहा है। श्री द्विवेदी ने कहा कि लॉकडाउन होने की स्थिति में भी इन शिक्षकों द्वारा मूल्यांकन तथा ऑनलाइन पढ़ाई का कार्य पूरी जिम्मेदारी से निर्वहन किया गया है, परंतु विद्यालयों में फीस न आने के कारण तथा शिक्षकों की कोई भी प्रभावी सेवा नियमावली न होने के कारण विद्यालय प्रबंधन तंत्र इनको वेतन नहीं दे पा रहा है। इसलिए शिक्षकों को विद्यालय आने से भी रोका जा रहा है। शिक्षकों को सरकार आर्थिक मदद दे ताकि उनका जीविकोपार्जन होता रहे। आप लोगों का धरना प्रदर्शन का क्या उद्देश्य है? ये पूरे प्रदेश में शिक्षक बचाओ आग्रह आंदोलन चलाया जा रहा है। 17 तारीख से इसका प्रारंभ किया गया है। कल मैं प्रतापगढ़ था और आज उसी में इसमें सही जो सारे शिक्षक हैं, प्रबंधक हैं, वो सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि इस कोरोना काल में ना तो शिक्षा बचती दिखाई दे रही है और ना शिक्षक बचते दिखाई दे रहे हैं। इनके बचाने के लिए कुछ सरकारी अनुदान सहयोग कोरोना काल के लिए कोई विशेष परिस्थिति है, इसलिए जैसे प्रवासी मजदूरों को, मनरेगा के मजदूरों को कुछ सहायता की गई है, ऐसे ही सहायता इन शिक्षकों को और विद्यालयों को किया जाए। ये एक आग्रह सरकार से किया जा रहा है। आप सत्ता पक्ष में भी रह के आग्रह कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, क्या आपकी बात को नहीं सुनी जा रही है सरकार में? ये अपने अपने समझ का सवाल है। व्यक्ति अपने माता पिता से भी आग्रह करता है, अपने गार्जियन से आग्रह करता है। सरकार कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो हम उसको ले लें और पकड़ लें। बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है सरकार की, उसके तमाम सारे विभाग हैं, तमाम सारे मंत्री हैं, तो हर व्यक्ति को अपने अपने जो उनके प्रतिनिधि हैं अपना अपना विचार, अपना अपना सुझाव देना पड़ता है। उसका एक तरीका होता है। तो ये शिक्षकों की आग्रह है। माध्यमिक वित्तविहीन शिक्षक महासभा या वित्तविहीन शिक्षक महासभा, इसमें प्राथमिक से लेकर उच्च स्तर तक के शिक्षक हैं, माध्यमिक के भी हैं, सीबीएसई, आईसीएसई, टेक्निकल कॉलेज, तमाम सारे इसमें सारे शिक्षकों में है। 70% शिक्षक जो है इसमें बाहर बैठा दिए गए हैं, क्योंकि विद्यालयों में फीस नहीं आ रही है, उनको वेतन नहीं मिल पा रहा है, प्रबंधक भी वेतन कहाँ से दे। तो ये एक आग्रह आंदोलन किया जा रहा है। इसको कोई सरकार के विरोध के या हमारी सुनी नहीं जा रही है, इससे नहीं जोड़ा जाना चाहिए। तमाम संगठन आप लोगों के ऊपर आरोप लगाते हैं, आप शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सोशल मीडिया पे कोई कमेंट हो या कोई बुराई हो, ये लोकतंत्र है। हर व्यक्ति उसके अपने ज्ञान है, उसका अपना अनुभव है, उसके लिए बोलने के लिए वो शब्द बोले, अपशब्द बोले, अच्छा बोले, ये स्वतंत्र है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर इसके बाद भी आपकी मांगें पूरी नहीं होती तो आगे आप क्या करें? हमें विश्वास है कि उसके इसमें इफ बट नहीं लगेगा और हम लोग इस आग्रह आंदोलन को चलाने के बाद सरकार के समक्ष बैठेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय उप मुख्यमंत्री से, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी स्वतंत्र देव जी से, आदरणीय सुनील बंसल जी के साथ बैठ करके
और इस समस्या का समाधान कराएंगे। तमाम से विद्यालय ऐसे जिनके अध्यापक अभी तक अपना मासिक तनख्वाह नहीं पा पाए हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहिए? उसी के लिए तो ये है, आपने शायद ध्यान से नहीं सुना, 70% अध्यापक घर बैठ गया है। प्रबंधकों के पास फीस नहीं आ रही है। उनका कहना है कि न बच्चे आ रहे हैं न फीस आ रही है, तो हम इनको तनख्वाह कहाँ से दे देंगे, इसलिए वो घर बैठ गए हैं। उन्हीं की समस्या के लिए ये आग्रह आंदोलन चलाया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ गार्जियन कह रहे हैं कि कुछ विद्यालय फीस दे रहे हैं। नहीं, फीस तो लेना ही चाहिए, फीस लेने पे कहाँ रोक है। हम भी कह रहे हैं, अभिभावकों से निवेदन कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं आपके माध्यम से कि वो विद्यालयों में फीस दें। और अभिभावकों को कहना है कि जब बच्चे स्कूल नहीं जा रहे तो हम फीस किस? बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई तो चल रही है, और जो स्कूलों में पढ़ा रहे हैं अध्यापक, उनकी जिम्मेदारी तो समाज की है। मान लीजिए हमारे आपके यहाँ कोई आपत्ति आ गई और एक भाई का टांग टूट गया, वो घर पे बैठा है 2 महीना, तो क्या उसको हम खाना नहीं खिलाएंगे? लेकिन गांव में भी कुछ ऐसे घर हैं जहां पे इंटरनेट व्यवस्था नहीं है, वो इतने सक्षम नहीं है कि अपने बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दे पाएं। उनकी व्यवस्था धीरे धीरे की जा रही है कि सब जगह नेट उपलब्ध हो जाए और पढ़ाई सुचारू रूप से चले। टीवी दूरदर्शन के माध्यम से भी प्रयास किया जा रहा है, उनको पढ़ाई की जाएगी। प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह के तबादले के बाद जनपद में आज नवागत एसपी सुधीर कुमार सिंह ने अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। मीडिया से रूबरू होकर उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं बताई है। आपको बता दें कि 2009 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और बिजनौर जनपद के निवासी हैं। क्या कुछ कहा मीडिया से बातचीत में, आपको सुनवाते हैं। और कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत मैंने सभी राजपत्रित अधिकारियों की और थाना प्रभारियों की, इन सबकी मैंने देर रात्रि में मीटिंग की थी और यहाँ के क्राइम पैटर्न के बारे में, यहाँ की भौगोलिक स्थिति के बारे में, यहाँ की अन्य परिस्थितियों के बारे में, ट्रैफिक के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में मैंने सभी थानाध्यक्षों से और संबंधित अधिकारियों से डिस्कस किया था। कुछ घटनाएं ऐसी भी थी जो अभी वर्कआउट नहीं हुई हैं और जो कुछ हालिया ऐसी घटनाएं जो लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित घटनाएं भी थी, उनके बारे में भी मैंने डिस्कस किया है। तो सभी चीज़ों पे विस्तृत विचार विमर्श हुआ है। और क्योंकि अभी मैं इस जनपद में मैंने कल ही ज्वाइन किया है और अभी 2-4 दिन का समय मुझे इस डिस्ट्रिक्ट को समझने में लगेगा। जो पुराने कप्तान साहब की जो प्राथमिकताएं थी उन्हें साथ लेते हुए, क्योंकि वो बेसिक प्राथमिकताएं हैं, उन्हें साथ लेते हुए जो नई परिस्थिति है उसे करने के लिए जो कुछ भी हम प्लानिंग करेंगे उसके तहत हम आगे कार्रवाई करेंगे। मेरी जो प्राथमिकता है वो बेसिक पुलिसिंग की है, बीट पुलिसिंग की है, जो हमारी एनसीआर है उस पर त्वरित रूप से कार्रवाई की है और घटना स्थल पर त्वरित रूप से पहुंचने की जो प्रवृत्ति नहीं होती है उस प्रवृत्ति को लागू करने की है, ताकि घटना स्थल पर तेजी से जो संबंधित फोर्स है वो पहुंचे और उसका निस्तारण त्वरित रूप से हो सके ताकि घटना आगे ना बढ़ सके। ये मेरी विशेष रूप से प्राथमिकता रहेगी। महिलाओं के प्रति जो अपराध है वो एक सेंसिटिव इशू है और उनमें कड़ी कार्रवाई करना मेरी प्राथमिकता रहेगी। कुछ जैसा कि मैंने देखा कुछ थाने यहाँ पर स्लॉटरिंग से भी प्रभावित हैं, उन पर भी मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि ऐसी कोई घटना नहीं होनी चाहिए और यदि कोई घटना होती है तो उस पर बहुत ही कड़ी कार्रवाई इसमें की जाएगी, गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जाएगी और बाद में उनकी 14 के अंतर्गत जो संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई है वो भी की जाएगी। यहाँ पर अभी मैंने देखा बहुत सारे इनामिया बदमाश भी हैं, बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल्स हैं जिन पर 14 गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई होगी, जब्तीकरण की कार्रवाई होगी, उनके खिलाफ और आगे कार्रवाई होगी, उनमें भी तेजी लाई जाएगी और पकड़ धकड़ शुरू की जाएगी। सर, पिछले हफ्ते 10 दिन के अंदर बहुत ताबड़तोड़ हत्याएं हुई और लूट की घटनाएं हुई, तो इस पर नियंत्रण किस तरह से लगाया जाएगा? पुराने खुलासे करके और नए पर कैसे? देखिए, जैसा मैंने आपसे पहले ही कहा, आपके कहने से पहले ही कहा कि कुछ नवीन घटनाएं नवीन परिदृश्य में हुई हैं और कुछ उसमें उसका जो एंगल है वो प्रधानी के जो चुनाव है आगामी उनको दृष्टिगत रखते हुए भी उसमें कुछ एंगल आया है। इन सबको दृष्टिगत रखते हुए एक तो निरोधात्मक कार्रवाई बहुत तेजी के साथ की जाएगी, इफेक्टिवली की जाएगी और जो घटनाएं हैं इनमें गिरफ्तारी तेजी से की जाएगी, जो अनवर्कआउट घटनाएं उन्हें वर्कआउट किया जाएगा और जो छोटी छोटी घटनाओं में त्वरित कार्रवाई जैसे मैंने कहा उसे बहुत तेजी से किया जाएगा ताकि जो घटनाएं हैं वो बड़ा रूप ना ले सके। सर, राजस्व की बात से बहुत सी कानून व्यवस्था खराब जाए, उसके लिए सर क्या नियंत्रण है और थानों पर किस तरह से नियंत्रण लगाया जाएगा भीड़ यहाँ मुख्यालय तक ना हो? देखिए, बेसिकली जो राजस्व का जो विवाद होता, खेती का जो मेड़ का जो विवाद होता, वो जब खेत फसल बोई जाती है तब ज़्यादा रूप लेता है, जिससे आपने देखा है, क्योंकि जमीन खाली रहेगी तभी। इस समय बरसात का समय, मेरे विचार से उस तरह के विवाद इस समय कुछ कम होंगे।
जब ये फसल कटने का टाइम आएगा तब बोने के ऊपर फसल बोने के ऊपर ज़्यादा विवाद होता है। तो जो फसल, पहली बात तो ये है जिसने जो फसल बोई है वो ही वो फसल काटेगा, ये मतलब बेसिक प्रिंसिपल है। और राजस्व का जो विवाद है वो राजस्वी सुलझाएगा, उसमें पुलिस केवल शांति व्यवस्था को कायम रखेगी। हमारी ये नियम भी है और ये हमारी प्राथमिकता भी है कि पुलिस उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी, केवल शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो भी कार्य होगा, जो भी करना पड़ेगा वो पुलिस करेगी, बाकी विवाद राजस्व विभाग वाले सुलझाएंगे। सर, कोरोना काल में जैसे कंटेनमेंट जोन में पुलिसिंग के लिए क्या व्यवस्था रहेगी, क्योंकि बहुत से शिथिलता थी इस मामले में? देखिए, पुलिस का काम तो बिना किए हो नहीं सकता। पुलिस का काम ऐसा नहीं है कि हम एक अंदर रह के हम पुलिसिंग करें। सारे प्रिकॉशंस लेते हुए, चाहे वो मास्क लगाने का हो, चाहे सैनिटाइजेशन का हो, उन सारे प्रिकॉशंस को लेते हुए हम अपनी पुलिसिंग करेंगे। जो गाइडलाइंस है उनके तहत रहते हुए और उनके संयमों का पालन करते हुए हम अपनी पुलिसिंग में तेजी लाएंगे और कार्रवाई क्रिमिनल्स के खिलाफ करेंगे। रानी की सराय क्षेत्र के अनोरा गांव में दिव्यांग का कच्चा मकान गिरने से उसमें दबकर सभी सामान नष्ट हो गए। पीड़ित कई वर्ष से आवास का चक्कर लगा रहा था। मंगलवार को लेखपाल ने पहले कहा शासन की कोई सुविधा नहीं मिल रही है, फिर कहा कि कोई मकान नहीं गिरा। जब ये पूछा गया मकान था नहीं तो गिरा कैसे, तो कहा कि कल जांच करेंगे। फिलहाल राजस्व विभाग की दशा है कि घर बैठे रिपोर्ट बन रही है, व्यवस्था कैसे परवान चढ़ेगी। गांव में दिव्यांग देवलास का टिन सेट के सहारे कच्चा मकान था, बारिश चलते ढह गया, उसमें दबकर सभी सामान नष्ट हो गए। देवलास वीडियो से लेकर ब्लॉक प्रमुख प्रधान सभी की यहाँ गुहार लगाता रहा, आज तक आवास सुविधा नहीं पा सका। मकान गिरने से प्लास्टिक के सहारे जीवन बसर कर रहा है। लेखपाल भी मौके पर नहीं पहुंचा। मंगलवार को पीड़ित ने सूचना दी तो पहले सरकारी सहायता से कहा कि नहीं मिल रही, फिर कहा कि कोई घर नहीं। जब सच्चाई को बयां किया गया तो कहा कल देख लेंगे। आज तक आवास दिव्यांग गरीब नहीं पा सका और अब जो था गिर गया तो लेखपाल रिपोर्ट लगाने में आनाकानी कर रहा है। सरकारी महकमा ही शासन की व्यवस्था पर बट्टा लगा रहा है। चंद्रमा ऋषि आश्रम एक सिद्ध पीठ है जो सिलनी में तमसा नदी के तट पर स्थित है। ऋषि दुर्वासा व ऋषि दत्तात्रेय के बड़े भाई ने इसी आश्रम में तपस्या की थी। इस आश्रम पर बम गिरी जी महंत हैं जिनको पिछले कई दिनों से आसपास के मनबड़ लोग निरंतर परेशान करते रहते हैं। आए दिन आश्रम में चोरियां भी होती रहती हैं जिससे कि महंत जी ऊब कर भाग जाएं और वो लोग आश्रम पर कब्जा कर लें। महंत बम गिरी जी का कहना है कि आश्रम के अध्यक्ष जिलाधिकारी हैं, इसीलिए वो उनसे मिलकर सारी स्थिति से उनको अवगत कराना चाहते हैं। अपनी समस्या से एडीएम प्रशासन से मिलकर उन्होंने पूरे मामले से अवगत कराया। हम डीएम साहब के यहाँ जो है आए शिकायत लेके, कुछ लोग जो है मनपढ़ जो है वहाँ जो है कि मारने पीटने की धमकी देते हैं, भगाने की धमकी देते हैं, किसी दूसरे को रखने के लिए जो है वहाँ हम 3 जन हैं, 3 जन के अलावा दूसरे को नहीं सोचते हैं। चोरी चमारी होते रहती है, चोरी चमारी भी हुई, गाड़ी भी चोरी हो गई है, दूसरे की रख के गया था, हमारे पॉकेट से पैसा भी चोरी हो गया और बैटरियाँ भी चोरी वोरी हो सकती हैं, उसको देखा नहीं हूँ। इसीलिए मैं डीएम साहब से आके मिलने के लिए आया हूँ कि डीएम साहब जो अपना वहाँ देखिए ताकि मुझे छुट्टी दीजिए। जो डीएम साहब ने क्या कहा, अभी डीएम साहब से मिला था। जिलाधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह का गठन हुआ है। स्वयं सहायता समूहों का बैंक खाता खोलना, स्वयं सहायता समूह का स्टार्टअप, ग्राम संगठन का स्टार्टअप, रिवॉल्विंग फंड, सीसीएल आदि की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। समीक्षा के दौरान पाया गया कि यूनियन बैंक के विभिन्न शाखाओं में स्वयं सहायता समूहों के बैंक खाता खोलने से संबंधित 259 पत्रावली लंबित हैं, जिस पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए एलडीएम यूबीआई को निर्देशित करते हुए कहा कि यूनियन बैंक के विभिन्न शाखाओं के प्रबंधकों को निर्देश दें कि स्वयं सहायता समूहों के बैंक खाता खोलने से संबंधित जो भी पत्रावली लंबित है उसे 2 दिन के अंदर अभियान चलाकर निस्तारित करते हुए स्वयं सहायता समूहों का बैंक खाता खोलना सुनिश्चित करें। आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक द्वारा जनपद में अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना निजामाबाद की पुलिस ने अपहरण के अभियोग में फरार चल रहे एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर अपहरिता को बरामद कर लिया है। तो वही थाना निजामाबाद की ही पुलिस ने एक प्लास्टिक की पीपीए में 10 लीटर नाजायज कच्ची शराब के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।
जिलाधिकारी राजेश कुमार व पुलिस अधीक्षक सुधीर सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में कानून व्यवस्था के संबंध में बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने समस्त सीओ एसडीएम को निर्देश दिए कि विभिन्न थाना क्षेत्रों में जो गिरोहबंद अपराधी हैं उनको चिन्हित करते हुए उनकी संपत्तियों को कुर्क करना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही जो गैंगस्टर के अपराधी हैं उनके संबंधित ग्रामों में भी जाकर मुआयना करते हुए तफ्तीश कर कार्रवाई करें। जिलाधिकारी ने समस्त एसडीएम सीओ को निर्देश दिए हैं कि तरवा, अजमतगढ़, जहानागंज में जो भी भूमि के विवाद हैं उसका निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर करें। इसके साथ ही धारा 153 और 145 के मुकदमे का भी निस्तारण करने के लिए समस्त एसडीएम को निर्देश दिए। साथ ही कितने केसों में तामिला बयान नहीं हुआ है उनकी सूची बनाकर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। 35 शस्त्र लाइसेंस नष्ट किए गए हैं। इस पर जिलाधिकारी ने समस्त पुलिस के अधिकारियों को निर्देश दिए कि उक्त शस्त्रों को 2 दिन के अंदर जब्त करना सुनिश्चित करें। पुलिस अधीक्षक सुधीर सिंह ने समस्त सीओ, थानाध्यक्ष में इंस्पेक्टर को निर्देश दिए कि जो भी अपराधी 302 के हैं या जो जघन्य अपराधी हैं और बेल पर छूटे हुए हैं उनका चिन्हीकरण करते हुए उनकी जिला बदर कराना सुनिश्चित करें। जनपद में 14 कंटेनमेंट जोन बढ़े हैं, जिसकी जिलाधिकारी राजेश कुमार ने घोषणा कर दी है। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा है कि कंटेनमेंट जोन के निर्धारण के संबंध में दी गई व्यवस्था के अनुसार जनपद के अशोक मौर्य के घर के आसपास का क्षेत्र, श्रीमती शुभम राय के घर के आसपास का क्षेत्र, तहसील सदर श्रीमती सविता देवी पत्नी मनोज कुमार के घर के आसपास का क्षेत्र, सुंदर नगर कॉलोनी, पूर्वी मोहल्ला सिधारी, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, मनीष के घर के आसपास का क्षेत्र, मोहल्ला एलवल, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, सौरभ के घर के आसपास का क्षेत्र, मोहल्ला एलवल, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, ओम प्रकाश के घर के आसपास का क्षेत्र, मोहल्ला दलसिंगार, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, रविशंकर श्रीवास्तव के घर के आसपास का क्षेत्र, मोहल्ला खतरे टोला चौक, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, नीरज पाठक के घर के आसपास का क्षेत्र, मोहल्ला आराजीबाग, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, लालजी दुबे के मकान से मुस्तफ़ा कॉलोनी की गली तक, मोहल्ला मुकेरीगंज, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, मंदिर के सामने वाली गली, मोहम्मद इकबाल सत्तार के मकान तक, राजस्व ग्राम लाहिड़ी बाजार, तहसील निजामाबाद, काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक के सामने स्थित रामराज के मकान तक, राजस्व ग्राम सिकौला, तहसील निजामाबाद, सुरेंद्र कुमार के घर के आसपास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम गडेरिया, तहसील फूलपुर, तिवारी बस्ती, राजस्व ग्राम मिर्जापुर, तहसील लालगंज, मजरा तकिया, राजस्व ग्राम बर्द, तहसील मार्टिनगंज का संपूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा। जिलाधिकारी ने कहा कि इन क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन प्रोटोकॉल का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। क्षेत्र के भोरमपुर गांव में रविवार की रात सड़क के किनारे बैठे 3 लोगों को स्कॉर्पियो ने कुचल दिया। एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। 2 युवकों को मंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद ग्रामीणों ने स्कॉर्पियो चालक को पकड़कर जमकर धुनाई की और पुलिस के हवाले कर दिया। मेहनगर थाना क्षेत्र की भोरमपुर गांव निवासी 24 वर्षीय रमेश पुत्र ईश्वरकांत व उसके 2 साथी 30 वर्षीय जगमोहन पुत्र अलगू तथा 20 वर्षीय शिवरतन पुत्र सुभाष रविवार की रात गाँव के बाहर सड़क के किनारे बैठे हुए थे। इसी बीच तेज गति से आ रही एक स्कॉर्पियो ने तीनों को कुचल दिया। मौके पर रमेश की मौत हो गई, जगमोहन व शिवरतन घायल हो गए। घटना के बाद गांव के मेहनगर क्षेत्र के भोरमपुर गांव में हुई घटना में मृतक रमेश का शव पोस्टमार्टम के बाद घर पहुंचने पर गांव के लोगों ने 100 के साथ गांव में जाम लगा दिया, जिससे मेहनगर छतवारा मार्ग करीब 3 घंटे बाधित रहा। जाम करे लोग स्कॉर्पियो चालक की गिरफ्तारी और मुआवजा की मांग कर रहे थे। एसपी सिटी पंकज कुमार पांडे व एसडीएम मेहनगर प्रियंका प्रियदर्शी के आश्वासन के बाद शव का अंतिम संस्कार करा दिया गया। कैसे ये घटना घटी थी? कल शाम को 9 बजे करीब लड़के हमारे रोड पर गए थे। रोड के बाजू में बैठे थे। पटरी के बाद स्कॉर्पियो आई, रवि चालक थे और उनकी भी गाड़ी थी। तो इतना दारू पी के इतना नशे में धुत थे कि गाड़ी नियंत्रित करके उन सबको दाबते हुए भाग गए। तो आप लोगों ने जो प्रशासन से मांग किया, प्रशासन से आप लोग संतुष्ट हैं? जी, प्रशासन जो आश्वासन दिया उसे संतुष्ट। कानूनी प्रक्रिया से आप लोग संतुष्ट हैं? जी। जो आप लोगों ने डिमांड किया प्रशासन ने पूरा किया? पूरा आश्वासन मिला है। और कुछ और चाहते हैं? नहीं, और क्या चाहिए? तो उनकी गिरफ्तारी हो, जो घटना के। किस तरह ये लोग जाम लगाए थे और क्या मामला था? कल 10:30 बजे एक्सीडेंट होता है। स्कॉर्पियो से लड़के 26 साल की रमेश नाम की एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। 2 घायल होते हैं। तो पब्लिक यहाँ की आक्रोश में थी और जैसे ही पोस्टमार्टम से बॉडी आती है तो वो
बॉडी को रख के जाम लगाते हैं, उनकी डिमांड रहती है। तो प्रशासन ने संज्ञान में रहते हुए उनकी सारे डिमांड को मान लिया है। जो उनकी जेन्युइन थी, उनको सहायता धनराशि भी 5 लाख की प्रदान कर दी गई है परिवार को, शुद्ध परिवार को, और घायलों का इलाज भी हम लोग करा रहे हैं। परिवार वाले पूरी तरह संतुष्ट हैं? जी, परिवार वाले संतुष्ट हैं। उनकी ये भी डिमांड थी कि यहाँ पे पेपर बनाया जाए, उस पर भी हम लोगों ने कार्रवाई कर रहे हैं। और जो उनकी डिमांड थी कि उनका इलाज सही से हो जाए, वो भी अभी उसके खिलाफ कार्रवाई की डिमांड वो भी करा जा रहा है। ये डिमांड है, परिवार के साथ पूरा प्रशासन है और प्रशासन उनका पूरा सहयोग करेगा। धन्यवाद। जनपद के रौनापाड़ थाना क्षेत्र में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है और पुलिस पर यह आरोप है कि रिपोर्ट दर्ज करने में आनाकानी कर रही है। बता दें कि आजमगढ़ जिले के रौनापाड़ थाना क्षेत्र के रौनापाड़ गांव के ही निवासी सूरज पुत्र स्वर्गीय झगरू प्रतिदिन की तरह 17 अगस्त की रात्रि 10 बजे के करीब सुदीक्षा अस्पताल पर सोने जा रहा था कि रौनापुर गांव का रहने वाले युवक सुमित सिंह पर यह आरोप है कि उसने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया। विरोध करने पर सुमित सिंह पुत्र पिंटू सिंह ने मारने पीटने लगा तो पीड़ित रोहन अपनी जान बचाकर घर भागा। कुछ देर बाद सुमित सिंह, सुजीत सिंह, पुत्र पिंटू सिंह सहित तमाम लोगों ने पीड़ित के घर पहुंचकर महिलाओं के साथ छेड़खानी भी किया, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है, और जमकर मारपीट भी की, जिससे पीड़ित की मां रमावती देवी के हाथ में चोट लगने से हाथ की हड्डी टूट गई है। पीड़ित सुरेश ने उक्त लोगों के खिलाफ रौनापाड़ पुलिस को सूचना दी और न्याय की गुहार लगाई है। सुनवाते हैं पीड़ितों से क्या कुछ है मामला। आशा हमारा नाम है। कौन गांव है? रौनापाड़। कौन थाना पड़ता है? रौनापाड़ थाना। अच्छा, कल क्या घटना घटी थी आप लोगों के साथ? हमारे लड़के जा रहे थे सोने, रास्ते में ये सब मिले तो लगे मारने पीटने, ठाकुर लोग रहने। इसमें लेकिन कहा था कि कहाँ जा रहे हैं लड़के, कहा हम सोने जा रहे हैं। उसको मारने लगे। मारने के बाद लड़का भाग कर मेरे घरे आया। उसके बाद वो सब दौड़ कर हमारे घर में आए। हमारे घर में लगे छेड़खानी करने। उसके बाद मेरे पति जी आए, उसको लोग हाकी उकी लिए थे, चाकू उनको लगे मारने। अच्छा, सर पे मारे, वो धड़ाक से गिर आप लोगों के गए। साथ क्या किए सर? हमारे साथ ब्लाउज फाड़ दिए, ये दिए, इधर फाड़ दिए, और हम भी बोलने लगे तो हमको मारे। अच्छा, आप लोग साथ बदतमीजी किए? हाँ, बदतमीजी की। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? छेड़खानी की। कितने लोग थे लगभग? 17 लोग। 17 लोग थे। हाँ, 4 दाई आए। अच्छा, तो और भी किस? 7 जने आए, एक दाई, 10 जने, एक दाई, फिर 17 जने। अच्छा, झुंड बांध के आए। अच्छा, सबको मारे पीटे? हाँ, सब हाकी। तो थाने पे आप लोग एप्लीकेशन दिए, कोई कार्रवाई हुई अभी तक? हाँ, थाने पे एप्लीकेशन हमने दी है। अभी आज अभी 12 बज गया, अभी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कोई सुनवाई नहीं? नहीं। क्या कह रहे हैं साहब? अगर सुनवाई नहीं होती तो क्या करेंगे आप लोग? आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे। हाँ। कौन सा गांव है? रौनापाड़। कौन सा थाना पड़ता है? रौनापाड़। अच्छा, क्या मामला हुआ था रात में? रात में मेरा लड़का सोने जा रहा था वहाँ डॉक्टर के यहाँ, सुदीक्षा चिकित्सालय है, वहीं सोता है जी। तो वहाँ जा रहा था तो बीच में ये लोग पी के फलाट थे, हमारे गांव के ठाकुर। तो वो लोग कहे कि कहाँ जा रहे हो? वो बोला कि जा रहे हैं सोने। कहा माधर चौथ चमारिया कहीं का, इधर कहाँ जा रहा है सोने, तेरा घर तो इधर है। तो उसने कहा कि गाली मत दो, हम जा रहे हैं सोने, हमको जाने दो। उसी पर लगे मारने सब, भद्दी गाली दिया और उसको मारे सब। मारने के बाद वो भाग के ये घर आया। जब घर आया तो उसको कहे कि ये फ़ोन लगा के अपने बाप को बुलाओ, नहीं तो जान से मार देंगे। तो हमारे यहाँ फ़ोन लगाया, लड़कियाँ सब लगाई हमारी। फ़ोन लगाई तो हम उठे, हम कहे कि हेलो क्या बात है? तो कहे कि 3-4 लोग आए हैं और घर में घुस रहे हैं, छेड़खानी कर रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि बुलाओ, नहीं तो जान से मार देंगे। बस उसके बाद मारने लगे। मारने के बाद छेड़खानी करने लगे और तो तब तक हम आ गए। आबादी में सोते हैं हम, थोड़ा दूरी पर है, 50 गज दूरी पर। इसके बाद हम आए तो उसके बाद सब देखे कि घर में घुसे हैं तो हम हटाने लगे, पकड़ने लगे, क्या कर रहे हो घर में हमारे। उसके बाद सब लगे हमको मारने, मारे हमको, हाथी जो होती है उससे मारे हमारा सर पे, हम बेहोश हो गए तुरंत। कितने लोग थे लगभग? लगभग 7-8 लोग थे। अच्छा, 7-8 लोग थे जी। किसी का नाम पता? हाँ। क्या नाम? शुभम, शिवम, बसंत, प्रशांत,
पल्लू। अच्छा, उनके साथ लोग थे? हाँ। लगे मारने पीटने रात में? हाँ। तो आप लोग थाने पे आए तो क्या हुआ? थाने में आए तो कहे कि जाओ सुबह को आना, अभी जाओ दवा ववा कर लो। तो आप लोग सुबह से आए हैं तो क्या हुआ अभी? तो तब से कह रहे हैं कि नहीं अभी नहीं लिखा जाएगा, ये है मुकदमा नहीं होगा अभी। अगर नहीं मुकदमा तो क्या करेंगे आप लोग? तो हम लोग जिला पर जाएंगे, क्या करेंगे, किसी को हाथ पैर जोड़ेंगे, क्या करेंगे, रोज रोज मार थोड़ी खाना है। रानी की सराय क्षेत्र के अनोरा गांव में दिव्यांग का कच्चा मकान गिरने से उसमें दबकर सभी सामान नष्ट हो गए। पीड़ित कई वर्ष से आवास का चक्कर लगा रहा था। मंगलवार को लेखपाल ने पहले कहा शासन की कोई सुविधा नहीं मिल रही है, फिर कहा कि कोई मकान नहीं गिरा। जब ये पूछा गया मकान था नहीं तो गिरा कैसे, तो कहा कि कल जांच करेंगे। फिलहाल राजस्व विभाग की दशा है कि घर बैठे रिपोर्ट बन रही है, व्यवस्था कैसे परवान चढ़ेगी। गांव में दिव्यांग देवलास का टिन शेड के सहारे कच्चा मकान था, बारिश चलते ढह गया, उसमें दबकर सभी सामान नष्ट हो गए। देवलास वीडियो से लेकर ब्लॉक प्रमुख प्रधान सभी की यहाँ गुहार लगाता रहा, आज तक आवास सुविधा नहीं पा सका। मकान गिरने से प्लास्टिक के सहारे जीवन बसर कर रहा है। लेखपाल भी मौके पर नहीं पहुंचा। मंगलवार को पीड़ित ने सूचना दी तो पहले सरकारी सहायता से कहा कि नहीं मिल रही, फिर कहा कि कोई घर नहीं। जब सच्चाई को बयां किया गया तो कहा कल देख लेंगे। आज तक आवास दिव्यांग गरीब नहीं पा सका और अब जो था गिर गया तो लेखपाल रिपोर्ट लगाने में आनाकानी कर रहा है। सरकारी महकमा ही शासन की व्यवस्था पर बट्टा लगा रहा है। आजमगढ़ में कोरोना महामारी का बढ़ना जारी है। मंगलवार को भारी संख्या में नए कोरोना संक्रमित लोग मिले हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने बताया कि कोरोना संक्रमण की जांच हेतु आज प्रेषित सैंपल्स में से 90 व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है। डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने बताया कि अब तक कुल 2324 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। वर्तमान समय में 854 एक्टिव केस हैं। 1435 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं तथा 35 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। सीएमओ ने बताया कि उक्त 90 पॉजिटिव व्यक्तियों का विवरण प्राप्त होने पर प्रेषित किया जाएगा। स्वाधीनता संग्राम के अग्रदूत युवाओं के प्रेरणा स्रोत नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पुण्यतिथि पर भारत रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने अपने कार्यालय पर एक गोष्ठी का आयोजन कर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किया। गोष्ठी में वक्ताओं ने सुभाष बाबू के जीवन, संघर्ष, कर्तव्य व व्यक्तित्व पर चर्चा करते हुए कहा कि नेताजी के जैसा कोई भी व्यक्ति हमारे भारत में नहीं विश्व के इतिहास में दिखाई नहीं देता। विलक्षण प्रतिभा के धनी बोस जी वक्ता, नेतृत्वकर्ता व संगठनकर्ता के रूप में अतुलनीय हैं। देश सेवा के लिए सरकारी नौकरी को छोड़ देने वाले युग पुरुष की पुण्यतिथि पर हम सभी उन्हें नमन कर उनसे कुछ सीख रहे हैं। दूसरी बात, सुभाष बाबू आदर्श मानकर भारत रक्षा दल का गठन भी हुआ है। आज के कार्यक्रम में प्रमुख रूप से आलोक शर्मा, प्रवीण कुमार, मोहम्मद अफजल, राजन अस्थाना सहित तमाम लोग उपस्थित थे।